बात बिहार की कर लेते हैं, जहां छपरा में चुनावी हिंसा को लेकर एक बड़ा अपडेट आ रहा है और खबर यह है कि छपरा में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। आपको जानकारी दे दें कि कल मतदान के बाद बीजेपी और आरजेडी कार्यकर्ताओं के बीच यहां झड़प हुई थी और उसके बाद आज सुबह फायरिंग भी हुई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई, 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना के बाद से इलाके में लगातार तनाव बना हुआ है और एहतियातन इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया। तो छपरा के भिखारी ठाकुर चौक की घटना है। यहां सोमवार को वोटिंग के दौरान बवाल हो गया था और इसी विवाद को लेकर आज फिर से झड़प हुई। दोनों तरफ से फायरिंग भी हुई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। पुलिस अब पूरे इलाके में गश्त कर रही है, हालात शांत करने में जुटी हुई है, लेकिन स्थानीय लोग रुक रुक कर घटना का विरोध कर रहे हैं। तो अलग अलग इस पूरे घटनाक्रम की तस्वीरें आपके सामने हैं। छपरा में किस तरीके से कल झड़प हुई थी, आज फायरिंग भी हुई, पूरा बवाल वोटिंग के दौरान हुआ था और इस विवाद को लेकर आज फिर से झड़प हुई। दोनों तरफ से फायरिंग, एक शख्स की मौत भी इस पूरे मामले में हो गई है। पुलिस लगातार फ्लैग मार्च निकाल रही है, हालात कंट्रोल करने की कोशिश है, लेकिन स्थानीय लोग रुक रुक कर घटना का विरोध कर रहे हैं। और इसी बीच बीजेपी के एक नेता रमाकांत सोलंकी को हिरासत में भी लिया गया है। तो पूरे घटना से जुड़ी हुई ये 6 तस्वीरें ये बताती हैं कि इस मामले में अब तक क्या क्या हुआ है। लगातार उस इलाके में जो तनाव का माहौल है वो बना हुआ है। एहतियातन इंटरनेट को भी बंद कर दिया गया है पूरी तरह से। और देखिए, छपरा में बढ़ रहे बवाल को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। डीएम और एसपी भारी पुलिस बल के साथ मौजूद हैं ताकि लोगों को समझा बुझाकर जल्द से जल्द हालात को कंट्रोल किया जा सके। इसमें जो है अभी हम लोगों की स्थिति नियंत्रित है। लोगों से अपील है कि चूंकि ये घटना हो गई है, बहुत दुखद घटना है, लेकिन जो है वो अगर शांति व्यवस्था कायम रहेगी तो हम लोग जो है बाकी आगे कभी हम लोग काम कर सकते हैं। तो सभी लोगों से अपील होगा कि शांति व्यवस्था कायम रखें। इस घटना के बाद से माहौल को शांत करने के लिए पुलिस के द्वारा लगातार कैंप किया जा रहा है। यहाँ पे फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है। इंटरनेट को 2 दिन के लिए एहतियात के तौर पे बंद कराया गया है ताकि अन्य क्षेत्रों में ये डिस्टर्बेंस ना हो। भारी प्रतिनियुक्ति भी हमने की है और जो हमें अब तक आसूचना है, जिन लोगों ने घटना कारित की है, 2 लोगों को डिटेन भी किया गया है और उनके पास से हमें कुछ गोली भी बरामद हुई है। और इसी बीच रोहिणी आचार्य फायरिंग में घायल हुए लोगों से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंची। तस्वीरें आपको दिखाते हैं उसी वक्त की जब रोहिणी आचार्य पहुंची थी। रोहिणी आचार्य अस्पताल पहुंची और वहां पर घायल हुए लोगों से मुलाकात उन्होंने की है। आरजेडी उम्मीदवार है रोहिणी आचार्य, जिन्होंने आरोप लगाया है कि उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया, बीजेपी ने उनके ऊपर हमला करवाया। रोहिणी आचार्य का ये बड़ा आरोप। तस्वीरें भी आपके सामने जब वो घायल से मिलने के लिए अस्पताल पहुंच गई। उन्होंने ये भी कहा कि 3 कार्यकर्ता हैं हमारे जिन्हें गोली लगी है। इस बीच राजीव प्रताप रूडी ने भी आरजेडी पर हमला बोल दिया है और कहा कि सब हार की बौखलाहट में बीजेपी कर रही है। तो अब इस मामले को लेकर सियासत भी जोरों पर है। एक दूसरे पर वार पलटवार किया जा रहा है। जहां रोहिणी आचार्य ने बड़ा आरोप लगाया तो दूसरी तरफ राजीव प्रताप रूडी ने भी आरजेडी पर हमला बोल दिया इस घटना को लेकर। और देखिए, छपरा की बात हम कर रहे हैं। छपरा में गोलीबारी की घटना को लेकर राजनीति किस तरह गर्म है वो आपने देखा ही। बीजेपी और आरजेडी एक दूसरे पर इस हिंसा को लेकर आरोप लगा रहे हैं। एज अ कैंडिडेट हमको अधिकार है हर एक बूथ पे, आप लोग भी सब कोई थे मेरे साथ। वहाँ पे हम बूथ लूटने गए थे देखने के लिए कि कितना पोलिंग हुआ, क्या हुआ। उसमें से एक ये जो भाजपा वाले जो गुंडे हैं वो बैठे हुए थे अंदर में। उनसे पूछे हम कि आप वोट डाल दिए, तो बोला कि हाँ डाल दिए। तो हम फिर अंदर क्या करने, आप बाहर निकलिए। उसी पे ये लोग भद्दी भद्दी मुझे गालियाँ दी गई है। उसके बाद से ये लोग पत्थर, बांस और डंडा लेकर के मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है और उसके बाद से मेरे कार्यकर्ता को आज सुबह सुबह मार दिया गया। जनता जवाब दे रही है बूथ कैप्चरिंग करने वाले लोगों का। कौन बूथ कैप्चरिंग कर रहा है? सब राष्ट्रीय जनता दल के लोग हार की स्थिति में सामान्य मतदाताओं को डरा धमका रहे हैं, लेकिन यही तो लालू यादव का काला चेहरा है। तो हमको लगता है कि इस बार जनता डट के जवाब दे रही है। कुछ लोग हैं ऐसे जो हार की बौखलाहट से इस तरह का काम होता है, लेकिन चुनाव में इस तरह के लिए कोई जगह नहीं है और प्रशासन को, लोगों को इस बात को देखना चाहिए। माननीय लालू प्रसाद जी जो राजनीतिक रूप से तो नज़रबंद हैं, लेकिन बेटी के चुनाव प्रचार के लिए वहाँ कैंप कर रहे थे और इतिहास गवाह है कि लालू जी जब जब वहाँ चुनाव लड़े हैं और उनके परिजन लड़े हैं, तब तक वहाँ हिंसा और तनाव हुआ है। तो सियासी लड़ाई किस तरीके से अब बयानों के जरिए लड़ी जा रही है आपने देखा। और इसी बीच फायरिंग में घायल हुए एक व्यक्ति का बयान भी सामने आ गया है। सुनिए आप, आखिर छपरा में हुआ क्या था।
कितना लोग का गोली लगा है? 3 आदमी का गोली लगा है। अच्छा, और ये कि डेट कितना लोग का हुआ? डेट 1 आदमी का हुआ है ऑन द स्पॉट ही? 1 आदमी का ब्रेन में लगा है, ब्रेन में लगा है। आजमगढ़ की बात करते हैं, जहां अखिलेश यादव की सभा में हंगामा हो गया। एसपी के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए, जमकर एक दूसरे पर कुर्सियां चली। हालात इतने बिगड़ गए वहां कि पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ गया। आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से कुर्सियां फेंकी जा रही हैं एक दूसरे के ऊपर। अखिलेश की चुनावी सभा थी, लेकिन कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। समाजवादी पार्टी के किस तरह से बवाल की स्थिति वहां पर पैदा हो गई, कुर्सियां एक दूसरे के ऊपर चलाई जाने लगी। पुलिस को इस मामले में लाठी चार्ज तक करना पड़ा हालात कंट्रोल करने के लिए। यूपी के आजमगढ़ की तस्वीरें हैं, और ये जो आपस में लड़ रहे हैं, ये जिस तरीके की धक्का मुक्की और बवाल है, वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ही हैं जो आपस में ही भिड़ गए। पुलिस को कंट्रोल करने के लिए देखिए किस तरीके से लाठियां भांजनी पड़ी, वो भी आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर जो कार्यकर्ता इकट्ठा हुए थे अखिलेश यादव को सुनने के लिए, इसी बात पर आपस में ही भिड़ गए। अनाउंसमेंट भी बार बार की जा रही है, कार्यकर्ताओं से शांत रहने की अपील की जा रही थी, लेकिन किसी भी बात का कोई असर इन कार्यकर्ताओं पर पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। 2 तस्वीरें आपके सामने आजमगढ़ की, एक तरफ तो स्टेज पर माला पहनाकर स्वागत किया जा रहा था, तो दूसरी तरफ कार्यकर्ता जमीन पर सामने नीचे लड़ रहे थे, आपस में भिड़ रहे थे। अखिलेश की चुनावी सभा में संग्राम की स्थिति किस तरह से हुई, तस्वीरों के जरिए इसे समझा जा सकता है। जब हालात ज्यादा बिगड़ने लगे तो पुलिस को इसमें दखल देना पड़ा। समझाने बुझाने के बाद भी जब कार्यकर्ता नहीं माने तो फिर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का जमावड़ा यहां पर था। जो बैठने के लिए कुर्सियां लगाई गई थी, उन्हें एक दूसरे पर फेंकने के लिए कार्यकर्ता इस्तेमाल करने लगे। वो भी तस्वीरों में, इस वीडियो में रिकॉर्ड हो गया कि कैसे फेंकी जा रही हैं एक दूसरे के ऊपर कुर्सियां। तो आयोजन तो सभा का था, लेकिन कैसे ये दंगल में तब्दील हो गया। अच्छा, आखिर अभी अपडेट इस मामले को लेकर क्या है, सीधे रुक करेंगे हमारे संवाददाता खुर्रम निवानी इस पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। खुर्रम, जानकारी दीजिए, आखिर क्या है ये मामला, कार्यकर्ताओं के बीच ये संग्राम किस वजह से, और अभी क्या हालात? देखिए, ये आज एक अखिलेश यादव की एक जनसभा थी जो लालगंज लोकसभा सीट के अंतर्गत सरायनी बाजार में होनी है, और वहां पर जनसभा थी। उसी बीच आपस में कार्यकर्ता भिड़ गए, और जिसको लेकर के काफी हाथापाई कार्यकर्ताओं में हुई, कुर्सियां तोड़नी शुरू हो गई, मार्केटिंग टूट गई। उसके बाद पुलिस ने किसी तरीके से नियंत्रण करने की कोशिश की। जब कार्यकर्ता नियंत्रण में नहीं आए तो पुलिस ने बलपूर्वक उनको नियंत्रित किया। लेकिन अभी की स्थिति तो सामान्य हो गई है, लेकिन कार्यक्रम स्थल पर काफी कुर्सियां टूटी हैं। मंच से लोग इस बात की अपील करते रहे। मंच से जो वहां के स्थानीय विधायक हैं आलम बदी लगातार ये बात कहते रहे कि कार्यकर्ता संयम बरते, लेकिन कार्यकर्ता संयम बरतने को तैयार नहीं थी। उसके बाद जब अखिलेश यादव ने संबोधन शुरू किया तो किसी तरीके से स्थिति नियंत्रण में आई है और कार्यकर्ता शांत हुए, लेकिन वहां एक स्थिति बिल्कुल पैनिक हो गई थी और काफी कुर्सियां टूटी हैं। बिल्कुल, वो तस्वीरों में दिख भी रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए। पूर्व आईपीएस प्रेम प्रकाश आज बीजेपी में शामिल हो गए, जो अपने कार्यकाल में यूपी में बाहुबली मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई को लेकर काफी चर्चित रहे हैं। एबीपी न्यूज से बातचीत में प्रेम प्रकाश ने कहा, लोगों को अंदेशा था मुख्तार की गाड़ी पलटेगी, लेकिन उनका मानना है कि कानून के हिसाब से ही काम होना चाहिए। प्रेम प्रकाश का आरोप है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में मुख्तार के घर तय होते थे डीएम और एसपी के नाम। पूर्व आईपीएस प्रेम प्रकाश हमारे साथ हैं। आज इन्होंने ज्वाइन की है बीजेपी। आपसे मेरा पहला सवाल ये प्रेम प्रकाश जी, बीजेपी ज्वाइन करने का सबसे बड़ा वजह क्या थी? भारतीय जनता पार्टी आज जिन आदर्शों पर चल रही है उसमें मैंने देखा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो विचार थे, उनके जो स्मारक थे, उन पर जितना कार्य बीजेपी के द्वारा किया गया है वो हम सब युवाओं के लिए
एक बहुत ही बड़ा एक आदर्श बन गया। आप बड़ा उस गैंगस्टर्स के खिलाफ आपकी कार्रवाई का रिकॉर्ड काफी चर्चा में रहा, आपने जिस तरह से एक्शंस लिए वो काफी चर्चा में रहे। आप मुख्तार अंसारी को लेकर के जो वो जिम्मेदारी आपको दी गई थी, मैं आप जानना चाहता हूं कि क्या आपको वाकई लगता है, आप आपने हर टेन्योर देखा है, ये पॉलिटिकल प्रेशर जो होते हैं गैंगस्टर्स के मामले में, मुख्तार अंसारी के मामले में, क्या कभी आपने फील किया कि ये प्रेशर एग्जिस्ट करता है? मैं मुख्तार की बात कर रहा हूँ। मुख्तार अंसारी की बात हो या अतीक की बात हो, दोनों पर ही मेरे द्वारा काम किया गया था और विभिन्न सरकारों में रहकर भी, बीएसपी की सरकार में भी काम किया, बीजेपी में भी किया। अंतर क्या है कि जो एक पॉलिटिकल विल है वो होनी बहुत ही आवश्यक है किसी भी माफिया को नेस्तनाबूद करने के लिए। उसके लिए हमने बड़ा समन्वित कार्रवाई की और एक अंजाम तक पहुंचाया। सवाल कुछ है, सपा सरकार जब थी, क्या मुख्तार को लेके कोई प्रेशर आपने फील किया कि मुख्तार पे एक्शन नहीं लेना है या बचाना, ऐसा कुछ था क्या सपा सरकार या बीएसपी के दौरान? जिस समय सपा सरकार थी तो मुख्तार अंसारी या अतीक, इनके घरों पर ये फैसले लिए जाते थे कि जिले का एसपी कौन होगा, डीएम कौन होगा। आप कार्रवाई की तो बात सोच ही नहीं सकते। ये आप कैसे कह रहे हैं? आपने सुनी सुनाई बात है या आपका तजुर्बा है? ये सुनी सुनाई नहीं, मैंने तो हर सरकार में काम किया कि जिस तरह का प्रेशर होता था माफियाओं के पक्ष में कार्रवाई करने का, ये किसी से छुपा नहीं है। मंच पर लोग देखते थे, मंच पर खुलेआम लोगों ने देखा है, तो उसके लिए इससे ज्यादा साक्ष्य। घर पर डीएम एसपी तय किए जाते थे, ये आम धारणा और सबको पता है कि वहीं से बैठकर और लोग धमकी देते थे और उसको एग्जीक्यूट भी करा देते थे। पर भी कोई प्रेशर आया उस दौरान, उस सरकार के दौरान मुख्तार अतीक को लेकर? इस तरह के काफी सारे, अब क्योंकि ये सब चीजें हम उसका हिस्सा रहे उस समय, तो ये सार्वजनिक नहीं की जा सकती। प्रेशर आया था कि नहीं, मैं ये पूछ। लेकिन ये बात है कि जो खुले, जिस तरह से जो है, जो फ्री हैंड दिया गया अब बीजेपी की सरकार में, वो फ्री हैंड कभी नहीं रहा, मैं ये कह सकता हूँ। लोगों को अंदेशा था, बहुतों ने मुझसे सवाल पूछे कि क्या इस बार भी गाड़ी पलटेगी या इस बार भी कोई इस तरह की कार्रवाई होगी। गाड़ी पलटने वाली चर्चा उस समय चल रही थी। हाँ, लेकिन हमने उसका कभी भी, हम उसका हिस्सेदार नहीं बने। सवाल आपसे कि अतीक और अशरफ और मुख्तार, ये जो हुआ है, आपको उसमें कुछ लगता है जो असंवैधानिक हुआ हो, गलत हुआ हो? जिस तरह से अतीक और अशरफ को सरेआम जो मार दिया गया गोली, और जो मुख्तार की जो मौत हुई है उसमें जहर का आरोप लगाया गया। अब ये तो जैसे जिन्होंने कर्म किए हैं उनको उसका फल भोगना पड़ता। आप कह रहे हैं जैसी करनी वैसी भरनी। जिन्होंने गोली चलाई है तो ये निश्चित है कि उस पर भी गोली चलती है कभी ना कभी।